लेने की बात पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा के कार्यकाल में शुरू हुआ था। 2005 में सरकार ने आयोग का गठन किया था। ठीक। और उसके बाद आर्थिक रूप से आरक्षण के बाद जो इस समय हाल में चर्चा में है, ईडब्ल्यूएस कोटा 2018 में आया और जनवरी 2019 में लागू किया गया। तो आज इसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से सोनू जी हैं और प्रदीप जी हैं। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पहला क्वेश्चन मेरा होगा प्रदीप जी से, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, सर्वप्रथम 2005 में यूपीए सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें यशराज सिन्हा की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, जिसने 2010 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ईडब्ल्यूसी, जिसका मतलब होता है इकोनॉमिक क्लास, इसकी मांग की गई थी। उसके बाद में केंद्र सरकार ने 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके 1 जनवरी 2019 से 10% आरक्षण को ऐड कर दिया। इससे जो है संविधान में आर्टिकल 15 में क्लास 6 और आर्टिकल 16 में क्लास 6 आ गया। इसके माध्यम से सरकारी संस्थाओं में 10% का कोट आरक्षण दिया जाएगा और नौकरियों में भी 10% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक, ये रहा। ठीक। ईडब्ल्यूएस किस तरह अन्य रिजर्वेशन को इफेक्ट करता है या प्रभावित करता है? जैसा कि पहले बीपी मंडल आयोग ने ये तय किया था कि 50% आरक्षण अधिकतम होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम 50% आरक्षण की बात कही थी। लेकिन जिसमें जो है 27 ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया था, एससी को 15% आरक्षण प्रदान किया गया था और एसटी को 7%, जो कि टोटल 49.5% हो रहा था, जो कि 50% आरक्षण से कम ही था। लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो कि 10% जोड़ दिया है, ये इस आरक्षण की क्राइटेरिया जो कि 50% था उसे पार कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कुछ वाद दाखिल किया है। एक चीज और इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा, जो आरक्षण की बात है, इसमें एससी एसटी जो इंदिरा साहनी वाद विवाद है, इसमें एसटी एससी और ओबीसी का आरक्षण 50% बात किया गया है। ठीक। अब जब 10% और इसमें जुड़ेगा, ठीक, तो ये 60% के आसपास हो जाएगा। ठीक। तो इसमें किसी न किसी रिजर्वेशन में है, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया या एसटी हो गया, ये 10% जब इंक्लूड होगा इस 50% में या 60% में, तो ये कहीं ना कहीं किसी वर्ग को जाके नुकसान करेगा। ठीक। उनके हक को, एक तरह से उनके हक को छीनने की कोशिश करेगा। ठीक। सही, यही ना? तो ठीक, हमारा क्या ईडब्ल्यूएस संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है? हाँ जी, जी अनुज जी, ये इसी को बेस बना के सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई है। उस पे बैक टू बैक 7 डेज से ज्यादा सुनवाई की हमारे चीफ जस्टिस जो यूयू ललित जी हैं, उनके साथ 4 और अन्य जजों के साथ टोटल 5 जजों की बेंच इस पे सुनवाई कर रही है। और उन्होंने अभी तो अपना फैसला सुरक्षित रखा है, फैसला नहीं दिया है। लेकिन जो पिटिशनर की तरफ से कहा गया है, जैसे कि उन्होंने बोला है कि 103वां जो संविधान संशोधन है वो प्योरली और प्योरली इकोनॉमी बेस्ड पे दिया गया है। जब भी आरक्षण की बात हुई प्रीवियसली, उस आरक्षण की बात में हमेशा ये ध्यान दिया गया कि सोशली और सोसाइटी में जो क्लासेस पीछे थी उनको आगे लाने के लिए आरक्षण लाया गया, जबकि इस आरक्षण का पूरा पूरा बेस इकोनॉमी आरक्षण। दूसरी बात, इस आरक्षण में साफ बोला गया है कि जो भी आरक्षण पहले से ले रहे हैं, सपोज एससी हो गया, एसटी या ओबीसी, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। मतलब कि केवल जो है सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा। तो इस बात में भी पिटिशनर ने बोला कि ये भी एक तरह का जो इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली बात है वो यहाँ पे वायलेट होती है। तो पिटिशनर का ये कहना है कि
इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो इस बात की अलाउड नहीं करता। ठीक है। ईडब्ल्यूएस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही चर्चा क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, प्रकाश जी डालिए। हाँ, ठीक। जी। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो 103 अमेंडमेंट हुआ है, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस के आरक्षण 10% को लाया गया है, उसको लेके पिटिशनर ने याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये जो हमारा अमेंडमेंट है, जिसके थ्रू ईडब्ल्यूएस को लाया गया है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। और क्योंकि इसमें ओनली इकोनॉमी के बेस पे आरक्षण देने की बात हो रही है, ना कि सोशियो कल्चर बेस। आर्थिक और और शिक्षा। हाँ, आर्थिक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में। और तीसरी बात यह है कि इसमें केवल केवल जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण देने की बात हुई है, ना कि अदर कैटेगरी की, जैसे कि उसमें आर्टिकल में किया गया है कि अगर आप किसी भी अदर आरक्षण के तहत लाभ ले रहे हैं, इसमें लाभ नहीं ले सकते। हुँ, तो यही सारे बेस हैं जिसको पिटिशनर ने दायर किए हैं हुँ, सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच बनी। 7 दिनों तक उन्होंने बैक टू बैक सुनवाई की है और अपना अभी फैसला सुरक्षित रखा ठीक, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए? है। जी जी। आर्थिक आर्थिक आधार पर जब आरक्षण रखने की बात करते हैं, तो ये एक, जैसा कि हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी बोला है कि बहुत सी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो आर्थिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वो उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो एक तरह से उन्होंने बोला है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाए, एक सही तरीका है। और जो मानक निर्धारित किए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, कि अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है 1 साल की, तो उसके उसके बेस पे आप को आरक्षण मिल सकता है। लेकिन आरक्षण मिलने की बात यह है कि इसके जो रूल्स बनाए गए हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाए। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर ईडब्ल्यूएस के तहत जो आरक्षण आप लेने जा रहे हैं, तो आपको 1 साल का इनकम आपको शो करना है। 1 साल की इनकम अगर आपके 8 लाख से कम है, तो आपको मिल जाएगा। हुँ, वहीं पे ओबीसी की जो क्रीमी लेयर की आरक्षण की बात होती है, उनको 3 साल का शो करना पड़ता है। अगर लगातार 3 साल आपकी इनकम 8 लाख से कम है, तब आपको ईडब्ल्यूएस का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस। दूसरी बात ये भी है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, जिसकी लेट सपोज इनकम इनकम उसके 10 लाख रुपए है, जनरल कैटेगरी से वो आता है, वो अगर 2 महीने की अपनी ईओएल लगा दे, तो उसकी इनकम 8 लाख से कम आ जाएगी 1 साल की। उस बेस पे वो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले सकता है। तो ये तो फिर वही हुआ ना कि जिसको नीड नहीं है, वो भी इसका फायदा उठा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ रूल्स उससे स्टैंडर्ड नहीं। तो मेरे विचार से आरक्षण दिया जाए, लेकिन ओनली इकोनॉमी बेस पे देने, अगर आप आरक्षण देने की बात करते हैं, तो आपको रूल्स और जो अमेंडमेंट किए हैं उसको और मजबूत करना। एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण से ईडब्ल्यूएस आरक्षण अलग कैसे है? सुनो। हाँ, एससी एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण मिलता है, वो उनके साथ जो भेदभाव हुए, जो उनका पिछड़ेपन का कारण बना है, हुँ, जैसे कि आर्टिकल 15 में कहा गया था कि लिंग, जाति और धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो। लेकिन हिस्ट्री में जैसा देखा गया, और हमारे जो एससी एसटी और ओबीसी के लोग हैं जो पिछड़े हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए एक स्पेसिफिक कोटा निर्धारित किया गया। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, वो पूर्णतः अलग है इनसे। उसका बेस जो है इकोनॉमी बनाया गया, इकोनॉमिक बेस पे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है दिया गया। मतलब ये है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जिन लोगों के साथ भेदभाव हुआ या हो रहा है, उन्हें आरक्षण मिलता है, जो वो वही वो एससी, ओबीसी या एसटी को मिलता है। और इससे अलग जो है, मतलब सामाजिक रूप से बहिष्कृत बोल सकते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर बोल सकते हैं, जो समाज की श्रेणी से जुड़े नहीं हैं, ठीक? उन्हें समाज से जोड़ने के लिए जो आरक्षण मिलता है, वो ओबीसी, एसटी और एससी को मिलता है।
और इकोनॉमी वीकन शिक्षा के अंतर्गत जो मिलता है वो आर्थिक रूप से मिलता है, वो शिक्षा के लिए मिलता है। ठीक, तो हाँ, इन वो एक नया तरीके का आरक्षण है जो ओनली जो शिक्षा के लिए उच्चतर संस्थानों में शिक्षा के लिए और नौकरियों में 10% निर्धारित किया गया हम्म, ठीक। तो ईडब्ल्यूएस संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान में कहीं भी बेसिक ढांचा या का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में समय समय पर उच्च सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों द्वारा उसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ न कुछ तय किया गया है। कभी वो जो है लॉ ऑफ इक्वलिटी के आधार पर तय किया गया है, कभी अन्य मतलब कभी जगह जगह पर विशेष कई कई आधारों पर जो है बेसिक स्ट्रक्चर की को परिभाषित किया गया है। उसका कोई एक स्पेसिफिक परिभाषा जो है संविधान में नहीं दिया गया है। इस प्रकार सोनू आगे हाँ, कंक्लूड करो। बेसिक स्ट्रक्चर जैसा पिटिशनर ने बोला कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया है वो ओनली जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया गया है। जो संविधान का जो प्रोमिनेंट बेसिक स्ट्रक्चर माना है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है हमारा, उस पे वो वहाँ पे वायलेट होता है। अगर इकोनॉमिक इकोनॉमिक बेस पे आप दे रहे हैं आरक्षण तो आपको सबको देना चाहिए, लाइक ओबीसी को भी, एसटी एसटी को भी। लेकिन संविधान में ये जो आर्टिकल 103 में प्रावधान रखा गया है कि आप अगर अदर कोई भी आरक्षण आप ले रहे हैं तो आप इस आरक्षण के तहत नहीं आ सकते। और दूसरा जो बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट रखा है पिटिशनर ने, वो ये रखा है कि जो इससे पहले के आरक्षण थे वो पूरे के पूरे सोशियो कल्चर बेस पे थे। जो ये आरक्षण है हमारा पूरी इकोनॉमी बेस। लेकिन इकोनॉमी जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं और जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, इनको अलग कैसे किया जाएगा? ये भी वंचित हैं। ठीक, ये भी समाज से कटे हुए हैं जो आर्थिक रूप से हैं, और जो सामाजिक रूप से कटे हुए हैं, ठीक, वो तो कटे हुए हैं। तो इनको अलग कैसे किया जाएगा? कुछ प्रावधान है अलग करने का, या व्यवहारिकता में ही बताइए कि व्यवहारिकता में कि कैसे अलग किया जाएगा, या कुछ मापदंड है, कोई पैरामीटर है? हाँ, जैसे पैरामीटर है, जैसे डीओपीटी ने अभी निर्धारित किया है कि अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है और आपके पास ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 गज से 1,000 गज तक आपके पास अगर आवासीय मकान है और शहर में 100 गज का मकान है तो आप उससे कम का है तो आप लाभ ले सकते हैं। इसका मतलब आपको एक ईडब्ल्यूएस में आते हैं। ठीक। सोशियो सोशियो इकोनॉमिक पे अगर हम बात करें तो उनका जो बेस है वो अलग बेस है कि वो मुख्य धारा में नहीं। मुख्य धारा में जब बात आती है तो एससी या एसटी के जो लोग हैं वो कम है, तो उनका बेस अलग है। लेकिन यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस में बनाया गया है वो क्लियरली बोला गया है कि अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम है प्रति वर्ष और आपके पास जो है 1,000 स्क्वायर फीट से कम आवासीय जगह जगह है और 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है तो आप इसका लाभ ले सकते इस सदी में आरक्षण को फिर से संशोधित करने की जरूरत है। हैं। जी, आरक्षण को संशोधित करने की जरूरत है, ऑब्वियसली है, क्योंकि हम देखते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग भी, बहुत से लोग हैं ऐसे जो मुख्य धारा में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज उनको आरक्षण मिलता है तो उसका लाभ लेते हैं। उसी के उलट जब देखते हैं जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो आर्थिक रूप से या समाज आर्थिक रूप और साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, उनको किसी भी तरीके से लाभ नहीं मिलता, तो वो और पिछड़े होते चले जाते हैं। तो इस तरह से आरक्षण में संशोधन की जरूरत तो है। इसी संदर्भ में अभी भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की है कि जो स्टेट गवर्नमेंट में ओबीसी में है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी की लिस्ट में नहीं है, वो भी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आएंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप मान सकते हैं जो ईडब्ल्यूएस का जो पर्सपेक्टिव रखा गया था उसको और विस्तृत कर रहा है। मतलब कि इस सामाजिक रूप से पिछड़े लोग और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग एक तरह से दोनों आपस में गुथे हुए हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। इस वजह से चाहे वो जनरल के लोग हों या ओबीसी एसटी एससी के लोग हों, उन्हें समानता के तौर पर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए,
ठीक, सामाजिक रूप से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, हाँ चाहे वो आर्थिक रूप से हाँ कमज़ोर हों या सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ापन हो, तो दोनों को आरक्षण की आवश्यकता है। अगर प्रदीप इसमें हाँ, कुछ सोनू कुछ इंक्लूड कर। जैसे कि हमारे हुँ, जैसे कि हमारे संविधान के डायरेक्टिव डीपीएसपी में भी इसका उल्लेख किया गया है कि राज्य जो है अपने अपने लोगों में इक्वालिटी फैलाएगा। हुँ, तो उसके तहत वो पॉलिसीज ऐसे कुछ बना सकता है राज्य, हुँ, जिससे जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हैं वो सामने आए, मुख्य पटल पे आए। जैसे आर्टिकल 15 और 16 के अंतर्गत जो है अपने जो सामाजिक रूप से मुख्य रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आर्टिकल 15 और 16 की बात की जाती है। इसमें कुछ और इंक्लूड करना चाहेंगे प्रदीप? हाँ, जैसा कि संविधान के डीपीएसपी में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 1646A डीपीएसपी में ये बताता है कि राज्य सभी लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान या नियम कानून बना सकता है जिससे सभी को मतलब समान रूप से अवसर उपलब्ध हो। और इसी डीपीएसपी में आर्टिकल जो कि 38 में राज्य को ऐसे लोगों को प्रमोट करने के लिए राज्य को कानून बनाने की भी शक्ति दी गई है। इस प्रकार यहाँ जो है राज्य का भी ये दायित्व बन जाता है कि राज्य जो है ऐसे समाज में अभी भी सामान्य वर्ग के कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आर्थिक रूप पर अभी भी पिछड़े हुए हैं। उन्हें सामान्य कैटेगरी में या सामान्य लोगों से जोड़ने के हाँ, लिए सबके इक्वल मुख्य धारा लाने में के लाने। लिए हाँ समाज धारा में लाने के लिए राज्य सरकार ऐसे कुछ नियम कानून बना सकता है। और इसी के आधार पर ईडब्ल्यूएस को सरकार ने इसका निर्माण किया है। और ईडब्ल्यूएस में ये भी मेंशन किया गया है कि राज्य अलग से सामान्य वर्गों के लिए जो है अलग से उन्हें आरक्षण के लिए नियम कानून भी बना सकता है। हाँ, मतलब स्टेट अलग अलग स्टेट अपने लेवल पे अपने हिसाब से खुद भी कानून बना सकते हैं और आरक्षण दे सकते जैसे कि आर्टिकल 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी देना राज्य के अंतर्गत आता है। तो इस तरह जब हर चीज़ की गारंटी की बात होगी तो आरक्षण का जाहिर सी बात है सबको मिलना ज़रूरी भी है। सबको मतलब हैं। बिल्कुल जो उसको योग्य हैं, जो अयोग्य हैं, जैसे आईएएस हो गया, कोई पीसीएस बन गया, कोई डीएम बन गया, तो क्या है कि इनको ये कहीं ना कहीं मुख्य धारा में जुड़े ये लोग। ठीक? जब ये लोग मुख्य धारा में जुड़े तो इनको आवश्यकता नहीं है संशोधन करने के बाद इन लोगों को भी साइड में करने की जरूरत, चाहे वो किसी भी कास्ट धर्म से आता हो। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल तब जाके कहीं जो मेन जिसको मिलना चाहिए एक्चुअल में सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से उन तक तो आरक्षण पहुंच पाएगा, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगा। ठीक। जी बिल्कुल। किसी को और कुछ जोड़ना हाँ, है? मतलब इंक्लूड जब भी, हाँ मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि हम इंक्लूड जैसे इंक्लूड कर रहे हैं, डब्ल्यू एस इंक्लूड किया, वैसे एक्सक्लूड करने की पॉलिसी लाई हम्म, कि अगर एससी या ओबीसी का कोई भी आदमी है जो एक मुख्य धारा का पार्ट बन गया, जैसे आपने बोला कि आईएएस बन गया है या डॉक्टर बन गया है, तो फिर वो आरक्षण का लाभ ना ले पाए। या जैसे तो कि स्वेच्छा से छोड़ने का कुछ विचार बने या तो फिर कुछ प्रावधान किए जाए जैसे कि कि उसको एक्सक्लूड किया जाए। जैसे कि ईडब्ल्यूएस में ठीक 8 लाख रुपए रखा गया है ना। ठीक, एक पैरामीटर जो रखा गया 8 लाख इनकम। रुपए इनकम रखा गया है, वैसे जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है जो मुख्य धारा में जुड़े हैं सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से, तो उनका भी एक पैरामीटर होना चाहिए कि इतना आपके पास है तो आप इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। उनका भी पैरामीटर हो हाँ ना। ठीक है। जी। ठीक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।